हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट एसपीसीसी क्लास 12th गुजरात बोर्ड। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में कवर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट। चैप्टर 2 नहीं बल्कि चैप्टर 3 के 2 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्टली चैप्टर 3 पे जंप करते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, why is interdepartmental correspondence necessary today in spite of modern communication media? कि इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस क्यों नेसेसरी है आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया को छोड़ के। इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस क्यों ज़रूरी हो गया है, तो इसका हमें रीज़न बताना है, रीज़न स्टेट करना है। और ये फ्रेंड्स 2 मार्कर क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, in spite of modern communication media, interdepartmental correspondence is necessary due to following needs. First, verbal communication may be forgotten but can be retained in the form of a letter. Second, information and ideas which are communicated between departments and the head office can be documented and served as evidence. कि इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ जो भी बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ पे डिपार्टमेंट्स और हेड ऑफिस के बीच में, वो डॉक्यूमेंट में सेव किए जा सकते हैं और ऐसे एविडेंस भी रखे जा सकते हैं। थर्ड, undesirable information or any information where there is hesitation in communicating face to face can be imparted freely through correspondence. कि अनडिजायरेबल इन्फॉर्मेशन हो या ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो वो जो है इम्पार्ट की जा सकती है। Fourth, employees becomes conscious about one's duty if the work is assigned in a written form. कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं उनकी ड्यूटी के लिए, सीरियस हो जाते हैं उनकी ड्यूटी के लिए, इफ़ द वर्क इज असाइंड इन रिटर्न फॉर्म। अगर रिटर्न फॉर्म में उन्हें कोई भी वर्क असाइन किया जाता है तो उनमें सीरियसनेस जो है वो बढ़ जाती है। इंफॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड मे बी यूजफुल इन फ्यूचर। इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल में स्टोर भी की जा सकती है, सेव भी की जा सकती है, और फ्यूचर में अगर काम पड़े तो उसे यूज़ भी किया जा सकता है। सिक्स, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव मीडियम। कि लेस एक्सपेंसिव और मोर इफेक्टिव मीडियम है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ रीजंस जो कि स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मैंने आपको रीड करके एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारे रीजंस को एक बार रीड भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस। कि नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करो। नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट वन, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। कि जब एम्प्लॉइज जो है पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक से, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो ना कर रहे हो, तो उनका अटेंशन उस तरफ ग्रैब करना कि आप जो है कंपनी की पॉलिसी तोड़ रहे हो। एम्प्लॉइज को बताना कि वो कंपनी की पॉलिसी को रुइन कर रहे हैं, तो रुइन ना करें, उसे फॉलो करें। सेकेंड, टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं तो उसके थ्रू, जो नोटिस के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि अब अगर वर्किंग ड्यूरेशन में कोई चेंजेस हुआ हो, तो टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंजेस हुआ हो, तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं तो वो भी इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखी जाती है, एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए। थर्ड, टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड। जिस वे में, जिस ऑर्डर और मेथड में उन्हें जो है सिखाया गया है काम, उसी मेथड में उन्हें जो है काम करना चाहिए। अगर वैसे नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट मेथड फॉलो हो रहा है, तो नोटिस के थ्रू जो है उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। फोर्थ, टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड द लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क। कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो वर्क असाइन किया गया है उसे वो काम कंप्लीट करना, वो भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और जिस एम्प्लॉय को वर्क असाइन किया गया हो उसे ही जो है वो काम कंप्लीट करना होगा। फिफ्थ, टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू होम। कि है प्रोग्रेस रिपोर्ट किसे सबमिट करनी है और कब सबमिट करनी है, वो भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है नोटिस के थ्रू बताई जाती है। तो ये फ्रेंड्स, ये होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स नोटिस के, कि नोटिस क्यों लगाई जाती है और क्यों यूज़ की जाती है कंपनीज में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार रीड भी कर सकते हैं।
तो ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ सर्कुलर। सर्कुलर के फंक्शंस एक्सप्लेन करो, सर्कुलर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और मार्च 22 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो इसमें हमें सारे फंक्शंस बताने सर्कुलर के। तो फंक्शंस है, इट गाइड्स द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर स्कोप ऑफ वर्क, कि वर्क का क्या स्कोप है एम्प्लॉयज का, उस रिगार्डिंग गाइड करता है, फर्स्ट ये फंक्शन। सेकंड, इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है या कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ भी अगर ऐसा डिसीजन लिया है, तो वो जो है इन्फॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ को सर्कुलर का यूज़ किया जाता है, कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ जो है वो सर्कुलर लिखा जाता है। फ्रेंड्स, जब मैं आपके सेक्शन F की जब वीडियोस बना रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या कैसे कंटेंट लिखा जाता है और किस टू में क्या लिखा जाता है, बाय में लिखा जाता है। मैंने आपको पूरी वीडियो में वो बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, इट क्लैरिफाइज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, और ये ऐसा क्लैरिफाई करता है कि एम्प्लॉयज़ आखिर काम करवाना क्या चाहते हैं। सर्कुलर में ऐसा बताया जाता है कि आखिर एम्प्लॉयज़ को करना क्या है, किस वे में काम करना है, वो इन्फॉर्म किया जाता है। फोर्थ, इट मेंटेन्स इक्वलिटी अमंग एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो है सारे एम्प्लॉयज़ को मतलब इन्फॉर्म करता हुआ लिखा जाता है सर्कुलर, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टारगेट नहीं किया जाता, तो इससे इक्वलिटी भी मेंटेन होती है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स सर्कुलर के, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, आप समझ जाएंगे। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को सुना हुआ तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ मेमो, कि मेमो का फॉर्मेट बनाइए। बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में पूछा नहीं जाता है कि फॉर्मेट बनाओ या ये बनाओ, डायरेक्ट जो है उनके फंक्शन से एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। पर स्टिल एक बार अगर आया है क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो देख लेते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे जो नेम होगा वो लिखा जाएगा, यहाँ पे टू किसे हम टारगेट करके लिखना है मेमो वो, फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर, यहाँ सेंड थ्रू किसने सेंड किया है वो, किस डेट पे सेंड हो रहा है वो, देन ईयर सब्जेक्ट, मेमो का सब्जेक्ट क्या है, फिर यहाँ पे अंदर कंटेंट, ऐसे पॉइंट वाइज पूरा कंटेंट लिखेंगे। फिर राइट हैंड साइड पर नीचे यहाँ पे सिग्नेचर, उसके नीचे डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे कॉपी टू, किस डिपार्टमेंट में हम भेज रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिख देना है। बस ऐसे जो ये फॉर्मेट होता है मेमो का, इस वे में मेमो लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फॉर्मेट क्लियर होगा कि मेमो का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। आप एक वीडियो पॉज करके अच्छे से फॉर्मेट को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर, कि सर्कुलर और नोटिस के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन का फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है, देन यहाँ पे पॉइंट की पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे नोटिस और यहाँ पे सर्कुलर। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला है एड्रेस्ड टू, नोटिस इज एड्रेस टू इधर इंडिविजुअल और अ ग्रुप। नोटिस जो है एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है या पूरे ग्रुप के लिए भी हो सकती है। सर्कुलर इज मोस्टली एड्रेस टू द एंटायर ग्रुप, सर्कुलर मोस्टली जो है सारे ग्रुप के लिए, ग्रुप को ही टारगेट करके लिखा जाता है। जबकि नोटिस जो है कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है जिसके लिए हम नोटिस इशू कर रहे हैं। सेकेंड, क्लैरिफिकेशन, सेकेंड पॉइंट, थ्रू नोटिस लीगल व्यू पॉइंट इज क्लैरिफाइड, कि नोटिस के थ्रू जो है लीगल व्यू पॉइंट क्लैरिफाई किया जाता है, कि लीगल बातें जो है वो नोटिस के थ्रू कन्वर्सेट की जाती है। सर्कुलर में थ्रू सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड, कि एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स जो है वो सर्कुलर के थ्रू ही क्लैरिफाई किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन, नोटिस इज टू वे कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज कैन गिव नोटिस टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज, कि नोटिस जो है वो एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। एम्प्लॉयज जो है मैनेजमेंट को नोटिस दे सकते हैं और मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज को नोटिस दे सकता है, वाइस वर्सा होता है। सर्कुलर में सर्कुलर इज वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे नोटिस टू वे कम्युनिकेशन है, सर्कुलर वन वे कम्युनिकेशन होता है। इट इज सेंट टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की तरफ से सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज को जो है भेजा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, ऐसे जो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड्स में,
कि एक्सप्लेन हाउ नोटिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन या हाउ सर्कुलर इज अ वन वे कम्युनिकेशन। तो आपको जो है अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देना है कि नोटिस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स में इंक्लूड किया हुआ है वही सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। ऐसा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ वन इज ऑप्शन, सर्कुलर कैन बी इशूड ऑन मैटर्स फॉर विच अ नोटिस इज सर्व। कि जिन जिन चीज़ों के लिए नोटिस भेजा जाता है तो सर्कुलर भी उन्हीं के लिए भेजा जा सकता है। जिन जिन चीज़ों के लिए नोटिस इशू किया जाता है उन सब चीज़ों के लिए सर्कुलर भी इशू किया जा सकता है। बट सर्कुलर के केस में नोटिस कैन नॉट बी सर्व फॉर दैट मैटर फॉर विच सर्कुलर इज इशूड। लेकिन सर्कुलर मीन्स बेसिकली कहना ये चाहता है कि सर्कुलर नोटिस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नोटिस सर्कुलर को रिप्लेस नहीं कर सकती। नोटिस के प्लेस पर सर्कुलर लिखा जा सकता है, लेकिन सर्कुलर के प्लेस पर नोटिस नहीं लिखा जा सकता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा, यहाँ पर डिफरेंस रूटीन क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस बिटवीन है सर्कुलर एंड नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेमो। कि मेमो के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करिए, मेमो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अ मेमो इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर written by a senior officer to his subordinates or employees having equal status or vice versa to inform about a particular matter। कि मेमो जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है जो कि सीनियर ऑफिसर के द्वारा लिखा जाता है उसके सबॉर्डिनेट्स को। सीनियर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को लिखता है जो हैविंग इक्वल स्टेटस और व्यू और हैविंग इक्वल स्टेटस और वाइस वर्सा टू इन्फॉर्म अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट, मेमो इज लेटर रिटर्न फॉर्मली और इनफॉर्मली। मेमो जो है फॉर्मली भी लिखा जा सकता है, इनफॉर्मली भी लिखा जा सकता है। सेकंड, मेमो इज इशूड बाय सीनियर ऑफिसर टू अ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। मेमो जो है वो सीनियर ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ को। थर्ड, समटाइम्स एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गिव मेमो टू द हायर ऑफिसर रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड राइट्स। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने हायर ऑफिसर को मेमो इशू करते हैं। फोर्थ, मेमो इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बिटवीन एम्प्लॉयज़ हैविंग इक्वल स्टेटस। कि मेमो जो है इक्वल स्टेटस वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में भी सर्कुलेट किया जा सकता है। फिफ्थ, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो इज टू रिमाइंड स्पेसिफिक इशूज टू whom इट इज एड्रेस्ड टू। कि जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है मेमो का वो होता है टू रिमाइंड स्पेसिफिक इशूज टू whom इट इज एड्रेस्ड टू। कि जिसको एड्रेस करके मेमो लिखा जा रहा है उसको स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में जानकारी देना। सिक्स, मेमो इज रिटन इन सिंपल ल्यूसिड स्टाइल। कि मेमो जो है वो सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल स्टाइल में ही लिखा जाता है। सेवेंथ, द डिटेल्स ऑफ मेमो आर रिटन इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कि जो मेमो जो भी डिटेल्स लिखी जाती है वो ब्रीफ में शॉर्ट में लिखी जाती है और टू द पॉइंट लिखी जाती है, कोई फालतू की बातचीत नहीं लिखी जाती। तो ये जो होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स मेमो की, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज गिव द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स मेथड। कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग बताओ और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में भी बताओ। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का, तो ध्यान दीजिएगा। तो रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एम्प्लॉइज एट अ प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड इन द रिक्वायर्ड नंबर। कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ और प्रॉपर नंबर में जितने लोग चाहिए उतने, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। और इसके मेथड्स पूछे हैं तो इसके दो मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। डायरेक्ट मेथड इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कि कंपनी के प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयज़ में से ही किसी को पिक करके उस पोजीशन पर रख दिया जाता है, बाहर से किसी पर्सन को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट और जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय जो अपॉइंट किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के थ्रू या प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू। प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती हैं जहाँ पे आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होती है और जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है या फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी वहाँ पे जाकर रजिस्टर करते हैं, तो वो भी वे होता है जॉब पाने का। तो जो कंपनी है वो वहाँ पे जाकर भी रजिस्टर कर सकती है जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज में, या तो फिर एडवर्टीजमेंट भी कर सकती है। आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे ही होंगे फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट के आते हैं।
तो ये दो वे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये होता है रिक्रूटमेंट का मीनिंग। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट का, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन सा रीजंस है कि हमको एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट रीजंस देख लिए, व्हेन ए न्यू डिपार्टमेंट इज सेटअप, कि जब नया डिपार्टमेंट को सेटअप किया जा रहा हो, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो, टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन प्रमोटेड, कि जिस एम्प्लॉय को प्रमोट किया है तो उसकी पोजीशन तो खाली हो गई होगी, तो क्यों प्रमोट हो गया, हायर पोजीशन पे चला गया, तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए। फोर्थ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और वीआरएस ऑफ एन एम्प्लॉय, कि रिटायरमेंट का केस हो या वीआरएस हो, कोई एम्प्लॉय ने वीआरएस लिया, वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि एम्प्लॉय जो है वो वॉलंटरीली रिटायर हो सकता है कंपनी से, तो अगर किसी ने वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया है या उसे रिटायरमेंट ही मिल गया है तो वो पोजीशन भी वैकेंट हो जाएगी, तो उसके लिए भी चाहिए कोई पर्सन, तो रिक्रूटमेंट किया जाता है। लास्ट, व्हेन देयर इज वैकेंसी इन एनी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आई हो तो उसके लिए भी जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होते हैं कुछ रीजन जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट जो है वो नेसेसरी हो जाता है एम्प्लॉयज़ का कंपनी में। आई होप आपको सारे रीजंस क्लियर होंगे। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। कई बार बोर्ड जो है डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से उठा के पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर, कि अपॉइंटमेंट लेटर में जो फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं उनमें से किसी भी 4 फैक्टर्स के बारे में बताओ। तो उसमें ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट हम फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द लेटर बिगिंस विद द वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी भी पर्सन को जब अपॉइंट किया जाता है और उन्हें जब इस बारे में लेटर लिखा जाता है तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड फॉर द पोस्ट विच यू हैव अप्लाइड विच इज़ मार्केटिंग मैनेजर। फिर आगे जो है लेटर कंटिन्यू किया जाता है, हमने देखा ही है अपने सेशन में कि लेटर्स को कैसे लिखते हैं। सेकेंड इज द डेजिग्नेशन इज मेंशन, कि वो डेजिग्नेशन मेंशन होती है आपको किस पोस्ट पे क्या काम करना है। थर्ड, द टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट इज मेंशन, फॉर एग्जांपल प्रोबेशन, परमानेंट और पार्ट टाइम, कि किस टाइप का अपॉइंटमेंट है वो भी मेंशन किया जाता है कि प्रोबेशन पीरियड के लिए है, परमानेंट है या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, वो भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी अलाउंसेस ऑफ इंक्रीमेंट इज ऑल्सो मैंशन, कि सैलरी के बारे में या एडवांस में अलाउंसेस के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में ये भी मेंशन किया जाता है लेटर में। फिफ्थ इज द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर, कि कैंडिडेट को ये कहा जाता है कि आप एक एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करिए। तो ये कुछ होते हैं फैक्टर्स जो कि अपॉइंटमेंट लेटर में इंक्लूडेड होते हैं, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन्हें रीड भी कर सकते हैं जो 5 मैंने अभी डिस्कस किए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव द रीज़न फॉर प्रमोशन, कि प्रमोशन के रीजंस बताइए, प्रमोशन किया क्यों जाता है। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और मई 21 में पूछा गया, बोर्ड्स का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आपको इसमें प्रमोशन क्यों किया जाता है उनके रीजंस बताना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स ये रीजंस भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको एक तो कुछ और याद आ रहे हो तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो प्रमोशन के रिलेटेड ही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर है रीजन फॉर प्रमोशन। फर्स्ट, व्हेन द एम्प्लॉय कंप्लीट्स अ सर्टेन फिक्स्ड ईयर्स इन सर्विस ही और शी गेट्स प्रमोशन, कि जब किसी एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनके सर्विस में कंप्लीट किया हो कंपनी में, तो उनको जो है प्रमोशन दिया जाता है। सेकेंड इज when the employee acquires additional academic or technical qualification he or she is promoted, कि जब उस पर्सन के पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन एडिशनल है, उस पोस्ट छोटी पोस्ट पे काम करता है लेकिन उसके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स है, तो उसको जो है प्रमोशन दिया जाता है। थर्ड वन इज when the employee acquires special achievement he or she is promoted, कि जब जो है एम्प्लॉय कोई स्पेशल अचीवमेंट एक्वायर करता है तो उसको जो है प्रमोशन दिया जाता है, उसको अपने प्लेस से पोजीशन से प्रमोट कर दिया जाता है। फोर्थ इज कंसीडरिंग द स्पेशल एक्सपर्टीज और स्किल द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड, अगर किसी एम्प्लॉय के पास छोटे लेवल पे काम कर रहा है लेकिन उसके पास जो है
स्पेशल एक्सपर्टीज है, स्पेशल स्किल्स है, तो उसको जो है प्रमोशन दे दिया जाता है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन इज गिवन कंसिडरिंग द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को नीड है तो भी उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये पर्सन इससे अपर पोस्ट पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है तो उसे जो है वो प्रमोशन दे दिया जाता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स कुछ रीज़न प्रमोशन के जो 5 हमने डिस्कस किए। ये होते हैं प्रमोशन के कुछ रीजंस। आप एक या दो और भी ऐड कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस देख के जो प्रमोशन दिया जाता है, और कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 डिस्कस किए, एक दो और भी हो सकते हैं, तो आपको जो है इंक्लूड कर सकते हैं आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और वही 21 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर। कि ट्रांसफर के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करिए। ये भी फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं, हमें इनके बारे में लिखना है। फर्स्ट वन इज व्हेन द एम्प्लॉय इज अंडर वर्क इन वन डिपार्टमेंट। कि एक एम्प्लॉय जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट में अंडर वर्किंग में है। सेकेंड, when the employee is proven unable to perform his or her duty, कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे ट्रांसफर दे दिया जा सकता है। थर्ड इज when the employee has committed financial fraudulence, अगर किसी एम्प्लॉय ने फाइनेंशियली फ्रॉड किया है कंपनी के साथ तो उसको जो है उसको ट्रांसफर दे दिया जा सकता है। फोर्थ वन इज when the employee shows indiscipline and negligence, जब कोई एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन या नेग्लिजेंस शो कर रहा हो तो उसको ट्रांसफर दे दिया जा सकता है। फिफ्थ वन इज व्हेन द एम्प्लॉय फेसेस एनी इमरजेंसी और चेंजेस इन द फिजिकल कंडीशन। कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है इमरजेंसी फेस कर रहा है फिजिकल कंडीशन में, मतलब उसे दिक्कत हो रही है काम करने में, फिजिकली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको जो है ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और विद द कलीग विद whom he or she has a better relations with either of them। कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ या कलीग के साथ अगर कोई बिटर रिलेशंस है तो इसके लिए भी जो है उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र दे दिया जाता है, क्योंकि जो है वो ना खुद ठीक से काम कर पाएंगे, लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे, ना ही दूसरों को ठीक से काम करने देंगे, जो कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ स्पेशल स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके पास कोई स्पेशल स्किल है तो और वो दूसरे डिपार्टमेंट को बहुत ही यूजफुल हो सकती है वो स्किल, इसलिए भी उसे जो है ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज टू लेट द एम्प्लॉय लर्न प्रोसीजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉय जो है हर एक डिपार्टमेंट की पोजीशन, हर एक डिपार्टमेंट में जाके काम करे थ्रू ट्रांसफर्स, ताकि वो वहाँ का जो है प्रोसीजर सीखे और हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें सीखे, ताकि वो पर्सन जो एक ऑलराउंडर पर्सन बन जाए, उसे खाली एक ही डिपार्टमेंट नहीं बल्कि हर एक डिपार्टमेंट का काम आता हो, इसलिए भी ट्रांसफर्स दिए जाते हैं। ये फ्रेंड्स तो ये थे हमारे ट्रांसफ़र के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने यहाँ पे आठों के 8 डिस्कस किए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक का है, बोर्ड्स में चांसेस है आने के, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको आठों के 8 एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ही रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर, विच इज एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिमोशन। कि डिमोशन के सर्कमस्टेंसेस बताइए। हमने फ्रेंड्स अभी प्रमोशन के बारे में बात की कि क्या रीजंस वगैरह हो सकते हैं, तो सेम हमें डिमोशन के बारे में बात करनी है कि किन सर्कमस्टेंसेस में डिमोशन भी दिया जाता है। प्रमोशन का ठीक उल्टा होता है फ्रेंड्स डिमोशन। प्रमोशन मतलब कि उन्हें जो है पोजीशन अपग्रेड करना जिससे सैलरी वगैरह हाइक होती है, और डिमोशन का मतलब कि पोजीशन डिग्रेड करना जिससे सैलरी वगैरह भी कम हो जाती है। तो इससे कुछ सर्कमस्टेंसेस बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली ड्रॉन अटेंशन द एम्प्लॉय नेग्लेक्ट्स ड्यूटी। कि बार बार जो है एम्प्लॉय का अटेंशन ड्रॉ किया गया हो, बताया गया हो कि आपको ये वगैरह ये सब ड्यूटीज़ हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो है अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा हो, तो भी जो डिमोशन दिया जाता है उन्हें। सेकेंड, कंटिन्यूस रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जा रही है तो भी उन्हें जो है डिमोट कर दिया जाता है अपनी पोजीशन से। थर्ड वन इज सम ऑफ द सीरियस माल प्रैक्टिस
इज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कोई सीरियस माल प्रैक्टिस की है या कुछ ऐसा किया है जो कंपनी के फेवर में नहीं है या उसकी पॉलिसीज को ब्रेक किया है, तो भी जो है उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को डिमोट किया जा सकता है अपनी पोजीशन से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिपीटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन बाय एन एम्प्लॉय, कि बार बार जो एम्प्लॉय ने डिसिप्लिन को तोड़ा हो, फॉलो नहीं किया हो, तो भी जो है उसे डिमोशन दिया जा सकता है। तो ये है कुछ सर्कमस्टेंसेस फ्रेंड्स डिमोशन के। और आप चाहें तो खाली प्रमोशन के याद करके उनका जो उनको अपोजिट कर दे, अपोजिट वे में सोचेंगे, प्रमोशन का उल्टा ऐसे सोचेंगे, तो आपको 2-3 और कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे विच कैन बी सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिमोशन। तो फ्रेंड्स ये थे सर्कमस्टेंसेस डिमोशन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज में पूछा गया, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है और मार्च 24 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हमने देखे इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट SPCC पार्ट CC चैप्टर 3 इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। आज हमने पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देख लिए, 2 मार्कर जितने इंपॉर्टेंट थे 12 के 12 क्वेश्चंस देखे और समझे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करके रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है और ये चैप्टर नहीं है, कोई और चैप्टर हो उसमें भी अगर आपको डाउट लगता है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो चैप्टर है आपका 2 मार्कर का, उसके 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू, गुड बाय।